राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर कल जब ईडी का छापा पड़ा था, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कह दिया था कि उनकी गारंटियां आम जनता तक ना पहुंच पाए, इसीलिए छापे की यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। और उन्होंने यह भी कहा था कि वे 24 घंटे बाद 5 नई गारंटियां देंगे। उस न्यूज़ 24 आपको बताता है अशोक गहलोत के गारंटियों के बारे में। ये सबसे पहली गारंटी है 2 रुपए में गोबर खरीद की, ये गोधन गारंटी अशोक गहलोत दे रहे हैं। पशुपालकों के लिए सबसे बड़ी है। सरकारी कॉलेजों के पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट। इसके अलावा चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी दे रहे हैं 15 लाख रुपए तक की। अंग्रेजी हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी अशोक गहलोत सरकार की ओर से दी जा रही है। एक गारंटी जो 2 दिन पहले दे चुकी है 500 रुपए में गैस सिलेंडर, राजस्थान के 1 करोड़ 4 लाख परिवारों के लिए। तो ओपीएस सभी कर्मचारियों के लिए, जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी, उनके लिए राजस्थान में लागू हो जाएगा। पहले 7 गारंटियां कांग्रेस की ओर से लॉन्च जारी कर दी गई है आम जनता के लिए। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। शराब नीति घोटाला मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। राउज वेन्यू कोर्ट में उन्हें आज ईडी पेश करेगी और जहां पर कस्टडी की मांग होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बाहर यहां पर कार्यकर्ताओं का लगातार विरोध आज दर्ज कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईडी और केंद्र सरकार पर कार्यकर्ताओं के द्वारा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा एक बार फिर से हमला बोला जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। और ऐसे में पुलिस बल भारी संख्या में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बाहर यहाँ पर तैनात रहा और यहाँ पर झड़प भी देखने को मिली। कार्यकर्ता राउज वेन्यू कोर्ट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो एक बार फिर से संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा दिल्ली में आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। कैमरामैन संजय राउत के साथ न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले को लेकर ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं पे जो पूर्व यहाँ पे जो फूड मिनिस्टर थे ज्योतिप्रिय मल्लिक की करीबन 21 घंटे के पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी के बाद सीधा उन्हें ईएसआई जोका हॉस्पिटल ले जाया गया था और जोका हॉस्पिटल ले जाने के बाद बंसाल कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। देखिए किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से जो कोलकाता पुलिस के जो यहाँ पे जवान है वो मौजूद हैं। सीआरपीएफ ने पूरी तरह से बंसाल कोर्ट में घेर रखा है और ज्योतिप्रिय मल्लिक इस समय बंसाल कोर्ट में पेश किया गया है। जिस तरह से देखे कि बरकुर जो रहमान है, जिस तरह से वहां पे उसके ऊपर आरोप था करीबन 100 करोड़ की जो ज्यादा उनकी संपत्ति है और करीबन 100 से ज्यादा ऐसे अहम दस्तावेज उनके पास से बरामद किया गया है। तो कह सकते हैं कि ईडी के अधिकारी अब चाहेंगे कि बंसाल कोर्ट में यहाँ पे जो मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक हैं उनको और बरकुर रहमान के साथ में सामना सामनी बैठाकर उनसे पूछताछ किया जाए। और इसको लेकर देखें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार हमला हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी का नारा है सबका साथ, अब बन गया है सबका सत्यानाश। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शुक्रवार सुबह मुंबई में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस सिलसिले में अगस्त क्रांति मैदान में एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में मुंबई समेत राज्य के विविध हिस्सों से कलश में मिट्टी भर के 800 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल हुए, जो बाद में दिल्ली के लिए रवाना हुए। हालांकि इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री नदारद थे। जब इस कार्यक्रम की जानकारी लोगों को दी गई थी, तभी सीएम के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री के नाम भी कार्यक्रम के अतिथि के रूप में शामिल थे। लेकिन कार्यक्रम में जब दोनों नहीं पहुंचे तो इस बात की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई कि राज्य की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक तो है। हर साल की तरह आने वाले स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए भव्य तैयारी की जा रही है और इसी क्रम में देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीरों और सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रव्यापी मेरी मिट्टी मेरा देश नामक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में की थी। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जालना के अंतरवाली सराठी गांव में अनशन को बैठे मनोज जरांगे पाटिल के अनशन का आज तीसरा दिन है। मनोज जरांगे पाटिल ने आज साफ शब्दों में कहा कि उनका सीएम पर अब विश्वास ही नहीं रहा, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब यहां पर पहले दौर का अनशन खत्म करने आए थे तब उन्होंने कहा था कि अगले 30 दिनों में मराठा समाज को वो आरक्षण देंगे। लेकिन जरांगे का कहना है कि समाज ने उन्हें 40 दिन का समय दिया था, लेकिन वो अब तक आरक्षण नहीं दे पाए हैं। जरांगे पाटिल ने आरोप लगाया कि सीएम और डीसीएम ने मराठाओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है।
आने वाली 29 तारीख को एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में तय होगा कि आंदोलन की दूसरी दिशा क्या होगी। जरंगे पाटिल का कहना है कि 29 तारीख के बाद जो आंदोलन होगा वो सरकार सहन नहीं कर पाएगी। फिलहाल सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए जो समिति बनाई थी, उस समिति का कार्यकाल 24 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, जिससे जरंगे पाटिल और मराठा समाज नाराज है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 जालना। मराठा आरक्षण की मांग और मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में आज नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट को बंद बुलाया गया है। मैं इस वक्त नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट यानी कि प्याज, आलू और लहसुन के मार्केट में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि बंद की वजह से पूरे जो मार्केट को है बंद कर दिया गया है। ये तमाम जो ट्रकें आपको खड़ी दिख रही हैं, पूरे दुकान के जो हैं शटर डाउन कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि एपीएमसी नवी मुंबई का जो एपीएमसी मार्केट है वो महाराष्ट्र मुंबई का सबसे बड़ा मंडी है। जिस हिसाब से मनोज जरांगे पाटिल लगातार मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में एक दिन के लिए इस पूरे मंडी को जो है बंद कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस बंद में करीब 15,000 से लेकर 20,000 तक के जो कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, उन्हें जो है उन्होंने इस बंद का समर्थन जो है वो दिया है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। ठाकुर विवाद के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन के गांव पहुंचे। पचकचिया पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के दादा राम बहादुर सिंह और पद्मानंद सिंह के मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के इस कदम से आरजेडी में नाराजगी है, क्योंकि ठाकुर विवाद के दौरान राजद और आनंद मोहन आमने सामने आ गए थे। उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी आनंद मोहन के प्रति नाराजगी काफी बढ़ गई थी। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम चुनाव में राजपूत वोट बैंक को साधने की एक कोशिश माना जा रहा है, और सच्चाई यह भी है कि आनंद मोहन नीतीश कुमार के साथ रहें या फिर लालू यादव से दूर रहें, आखिरकार चुनाव में फायदा इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में चुनाव के अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। नामांकन दाखिल करने लोग गाजे बाजे से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। बुरहानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो निर्दलीय जो कैंडिडेट उतरे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, प्रियंका सिंह, वो गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये नेताओं की स्थिति हो चुकी है तमाम पार्टियों के कि अब जनता को गधे पर बैठा दिया है। तो वहीं उसी बुरहानपुर से जो कि कांग्रेस से टिकट मिला है जिनको, सुरेंद्र सिंह शेरा, ये निर्दलीय विधायक रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, अब ये बैलगाड़ी से यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में लोगों को अब बैलगाड़ी से चलना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है। इतना ही नहीं, भोपाल में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग वो जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो वो स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे। तो इस तरह की तस्वीरें अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही हैं, जहां नामांकन दाखिल करने के लिए लोग अजब गजब तरह की सवारियां करते हुए पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। यूपी के जनपद बदायूं से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एसडीएम सदर की कोर्ट से यूपी के राज्यपाल को समन जारी किया गया है। दरअसल बदायूं निवासी चंद्रहास ने सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट में विपक्षी पक्षकार के रूप में लेखराज, पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी और राज्यपाल को पक्षकार बनाते हुए वाद दायर किया। एसडीएम के न्यायिक कोर्ट ने दायर याचिका के मुताबिक आरोप है कि उसकी चाची कटोरी देवी की संपत्ति उसके एक रिश्तेदार ने अपने नाम दर्ज करवा ली थी। इसके बाद उसको लेखराज के नाम से बेच दिया है। कुछ दिन बाद बहेड़ी के समीप उस जमीन का कुछ हिस्सा शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया। उस संपत्ति के अधिग्रहण होने के बाद लेखराज को शासन से करीब 12 लाख में मिले थे, जिसकी जानकारी होने पर कटोरी देवी के भतीजे चंद्रहास ने सदर तहसील के न्यायिक एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले पर एसडीएम न्यायिक कोर्ट से लेखराज और राज्यपाल को कोर्ट में हाजिर होकर पक्ष रखने का राजस्व संहिता की धारा 144 का नोटिस जारी किया है। बहरहाल इस पूरे मामले में राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह की तरफ से डीएम बदायूं को पत्र भी जारी किया गया है। उस पत्र में ये भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न की जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।
डेढ़ी ऑन सोन से आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। मां दुर्गा को लेकर उन्होंने कहा है कि मां दुर्गा सिर्फ एक कल्पना भर है। यही नहीं, महिषासुर को उन्होंने यादवों का सर्वमान्य राजा बताया है और कहा है ब्राह्मणों को लेकर भी विवादित बयान दिया है। फतेह बहादुर सिंह के इस बयान के बाद से लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। स्थानीय स्तर पर फतेह बहादुर सिंह के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान जारी कर कहा है कि फतेह बहादुर सिंह जो बोल रहे हैं वो आरजेडी की सोच है और इसको देखकर नीतीश, तेजस्वी और लालू प्रसाद खुश हो रहे होंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने फतेह बहादुर सिंह की निंदा की है। हालांकि आरजेडी की तरफ से अभी फतेह बहादुर सिंह के बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से फतेह बहादुर सिंह लगातार अपने बयान पे कायम और जिस तरीके बयानबाजी कर रहे हैं, उससे एक बार फिर माहौल खराब हो रहा है। उनके प्रति लगातार डेढ़ी ऑन सोन में विरोध प्रदर्शन भी की जा रही है। डेढ़ी ऑन सोन से रविकेश उपाध्याय और कैमरामैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ रिपोर्ट। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा के चुनाव प्रचार को बीजेपी ने इस बार अलग रणनीति के तहत तय किया है। सभी राज्यों का एक तरह से स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के बीजेपी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची अभी जारी नहीं की गई है। जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से राजनेता जो अब फिल्म स्टार जो अब राजनेता बन चुके हैं उनकी भी काफ़ी डिमांड है। मनोज तिवारी, रवि किशन समेत हेमा मालिनी का भी काफ़ी डिमांड खासकर मध्य प्रदेश से आया है और बीजेपी 28 तारीख को यानी एक दिन के भीतर ही अब मध्य प्रदेश के लिए भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी करेगी। लेकिन हाँ, इस बार का चुनावी प्रचार बीजेपी ने अलग तरीके से प्लान किया है। जातीयता और क्षेत्र के हिसाब से स्टार प्रचारकों की सूची तय की जा रही है और इसलिए जो क्षत्रिय बहुल इलाका है वहाँ राजनाथ सिंह ज़्यादा होंगे। महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं वहाँ जो मराठी नेता हैं उनको बड़ी संख्या में उतारा जाएगा। वहीं SC ST बहुल इलाकों में उस कैटेगरी के नेताओं को उतारा जाएगा और फिल्म स्टार जिनकी भी डिमांड आई है वो सब पूरे सभी 5 राज्यों में अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाए जाने पर बवाल शुरू हो गया है और राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से अपील की है इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार से इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बचाने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में कहा कि बेहद चिंताजनक और स्तब्ध कर देने वाला मामला है। भारत सरकार को राजनीतिक, कूटनीतिक, कानूनी अथवा किसी भी तरीके से अपने लोगों को बचाना चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों की कतर में अदालत ने बृहस्पतिवार को मौत की सजा सुना दी। इस पर भारत ने कहा है कि वह इस फैसले से बेहद स्तब्ध है। भारत ने कहा कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि वह इस मामले पर पूरी तरीके से स्तब्ध है और पीड़ित परिवार के लोगों से लगातार संपर्क में है और किस तरीके से कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए इस बात को लेकर कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन हजिंदर सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 2 बड़े अफसरों पर लगाया बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में कार्यरत हेल्थ सेक्रेटरी और DGHS जो हैं फरिश्ते दिल्ली की योजना में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि फरिश्ते दिल्ली की योजना जो है उसके तहत ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली की सड़क पर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो किसी भी अस्पताल में जाकर इलाज करा सकते हैं जिसका खर्च सरकार वहन करती है। लेकिन पिछले 1 साल से प्राइवेट अस्पतालों का जो खर्च है वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। यानी कि इस खर्च को जिसे हेल्थ सेक्रेटरी और DGHS को पास करना था वो नहीं पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो योजना है वो पिछले 1 साल से ठप पड़ी हुई है। हालांकि इन पूरे मामले में कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज जो है वो बीजेपी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर निशाना साधते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अर्निया सेक्टर में BSF की पोस्टों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे गए हैं। हम आपको पाकिस्तान की कायरता के सबूत दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये है पाकिस्तान की कायरता के सबूत। पाकिस्तान की ओर से 82 mm, 120 mm के मोर्टार जो हैं वो रिहायशी इलाकों में दागे गए हैं। पाकिस्तान जो है आपको बता दें कि बीती रात लगातार
जितने भी रिहायशी इलाके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक सेक्टर में हैं, वहां पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जाती है और एक घर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए ये किचन की हालत है, ये आप सामने तस्वीरों में देखिए, अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा फायरिंग जो है बीती रात पाकिस्तान की ओर से की गई है। घर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये आप देखिए पूरी तरह से किचन जो है ये मलबे में तब्दील हो चुकी है। एक एक करके हम आपको पूरा जो पाकिस्तान की जो कायरता है उसका एक एक करके आपको सबूत दिखाएंगे। आप देखिए सामने तस्वीरों में फ्रिज, इसका जो डोर है वो अलग हो चुका है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए जगह जगह पर जो कांच है वो आपको बिखरा हुआ दिखेगा। ये खिड़कियां देखिए पूरी तरह से टूट चुकी हैं, दीवारें छलनी हो चुकी हैं और बेहद ज़्यादा जो नुकसान है वो लोगों का हुआ है। लोग जो है वो बेहद ज़्यादा डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सुधरते हालात से परेशान पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंटों के आका लगातार कश्मीर घाटी के अंदर मिलिटेंटों को घुसपैठ कराने की कोशिशें कर रहे हैं और इसी के चलते कल जो है उत्तरी कश्मीर के कुपवारा इलाके में मत्सिल सेक्टर पर नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की जॉइंट टीम ने मिलिटेंटों की एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए इस ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के 5 घुसपैठे मिलिटेंटों को मार गिराया, जिनके पास से भारी तादाद में हथियार गोले बारूद बरामद कर लिया गया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जो भी कोई मिलिटेंट घाटी के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है कहीं से नियंत्रण रेखा के इलाके या इंटरनेशनल बॉर्डर से, उन्हें फिर जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग विभिन्न मुठभेड़ों में मार गिराया गया है। और लगातार फोर्सेस की कोशिश है कि जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो यहाँ पर कम हो और इसमें फोर्सेस को काफी हद तक कामयाबी मिली है। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसू साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। धान की कटाई के बाद पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के मामले सामने आने लगते हैं, जिसके कारण देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफ़ी खराब हो जाता है। हालांकि इस साल पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के मामले जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। पंजाब में इस साल पराली जलाने के मामले में बीते सालों के मुकाबले 53% की कमी आई है। पंजाब सरकार ने पराली के प्रबंधन के लिए 350 करोड़ रुपए की योजना जो है वो तैयार कर उस पर काम शुरू किया था, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी पर मशीनरी मुहैया भी कराई गई है। साथ ही किसानों को पराली के लिए 170 से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक के दाम मिलने लगे हैं, जिसके चलते पराली के जो जलाने का रुझान जो है वो काफ़ी कम हुआ है, जिसके कारण न सिर्फ पंजाब बल्कि एनसीआर की अगर हम बात करें, हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रदूषण का जो स्तर है खासकर दशहरे के बाद उसमें भी कमी देखने को मिली है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि पंजाब में बाढ़ आया था, जिसके कारण अभी भी जो धान के खेत हैं, जो धान की फसल है वो खड़े हुए हैं, तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में शायद पराली के जो मामले हैं वो बढ़े। मध्य प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतना जिले के चित्रकूट पहुंचे। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी की यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1:52 पर भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने रणछोड़ दास और श्री रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री राम संस्कृत महाविद्यालय में कक्षाओं का निरीक्षण करने के साथ सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड को भी देखा। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री अरविंद भाई मफतलाल के जन शताब्दी समारोह में शामिल हुए और इसके बाद प्रधानमंत्री तुलसी पीठ पहुंचे, जहां पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी से मुलाकात के बाद उनकी हस्तलिखित पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदगुरु नेत्र चिकित्सालय और ट्रस्ट को काशी वासियों की तरफ से भी धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस तरीके से ये संस्थान काशी और आसपास के इलाकों में मरीजों की सेवा भाव से मदद कर रहा है, उसके लिए वो इस संस्थान को धन्यवाद देते हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, चित्रकूट, न्यूज़ 24। त्योहारों के इस मौसम में मिलावट और हुए सकती है। कहीं पर नकली घी, बटर, चीज तो कहीं पर नकली दवाएं बनाने की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। गुजरात में फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के साथ नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। पिछले 24 घंटे में ही हजारों किलो नकली घी और लाखों रुपए की नकली एंटीबायोटिक दवाएं जब्त की गई हैं। ताजा मामले में कल रात बनासकांठा के डीसा में अखाद्य घी बनाने की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई। इस फैक्ट्री में शुद्ध गाय के घी के डिब्बे में शाश्वत बरेवा शुभ नाम से घी पैकिंग करते थे। इस फैक्ट्री से 25 बक्सों से 4700 पाउंड समेत
3.25 लाख का सामान जब्त किया गया। कुछ पैसे की लालच में जनता की जान से किस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं, ये इस छापेमारी से आप समझ सकते हैं। एक तरफ मुनाफाखोर आपको खाने पीने की चीजों में जहर परोस रहे हैं और वहीं उस जहर से अगर आप बीमार पड़ते हैं और दवाएं लेते हैं तो वो दवाएं भी आपको नकली दी जा रही हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। शिक्षक बहाली विवाद के बीच आज बीपीएससी ने सभी 8 लाख सफल और असफल अभ्यर्थियों का अंक पत्र जारी करने का ऐलान किया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के अभ्यर्थी शामिल हैं। बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग थी कि अंक पत्र जारी किया जाए। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। आज बीपीएससी ने सभी का अंक पत्र जारी कर दिया। सभी सफल और असफल अभ्यर्थी अपना अपना अंक पत्र अब देख सकते हैं। 1,70,000 शिक्षक की बहाली के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें 8 लाख छात्र एवं छात्राएं शामिल हुई थी। शिक्षक बहाली परीक्षा में 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिसमें 25,000 सफल अभ्यर्थियों को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में अगले महीने यानी 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ नाम का ही एयरपोर्ट रह जाएगा, क्योंकि आज से शारजाह जो आने वाली जो फ्लाइट थी वो उसका आखिरी सफ़र होगा, क्योंकि इससे पहले चाहे वो दुबई हो या फिर शारजाह को लगातार ही जहाँ से फ़्लाइटें उड़ती थी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी। लेकिन इससे पहले जिस तरह से कोविड के दौरान बैंकॉक को जाने वाली फ़्लाइट को बंद कर दिया गया और 3 फ्लाइटों में से 2 रह गई थी, लेकिन अब जब शारजाह के लिए फ़्लाइट बंद होगी तो सिर्फ और सिर्फ इस एयरपोर्ट से दुबई की ही यात्रा जो यात्री है कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर यदि डोमेस्टिक की बात की जाए तो अंतर्राज्यीय स्तर पर अलग अलग एयरपोर्ट्स के लिए 49 जो फ़्लाइटें हैं वो लगातार यहाँ से उड़ान भर रही हैं और लगातार यात्री भी बढ़ रहे हैं, जिसका फ़ायदा सीधा पंजाब को हो रहा है, हिमाचल को हो रहा है, हरियाणा को हो रहा है और राजस्थान के कुछ हिस्से को इसका फ़ायदा भी हो रहा है। आने वाले समय में क्या शारजाह या दूसरे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए जहाँ से फ़्लाइटें उड़ पाएंगी या नहीं। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़।